गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का 6 नंबर चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, उसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से समझना। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका, अब देखो क्या होता है। पोटेशियम का सूत्र है के, ठीक। जल का सूत्र H2O होता है। तो पोटेशियम की क्रिया जब जल से करवाएं तो पोटेशियम ऑक्साइड बनता है जिसका सूत्र K2O होता है। और इस अभिक्रिया के संपन्न होते समय हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती है। तो यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम इस जल की ऑक्सीजन से क्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बना देता है। इस अभिक्रिया को फिर संतुलित कर देते हैं। यहाँ पर K2O, पोटेशियम 2 है तो क्रियाकारक में पोटेशियम के 2 लगा दिया, और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, अभिक्रिया संतुलित है। तो पोटेशियम की क्रिया जब जल से करवाई तो पोटेशियम ऑक्साइड बना, और यहाँ पर पोटेशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण होता है। दूसरा प्रश्न है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी अभिक्रिया प्रारंभ होते समय ऊष्मा ग्रहण की जाती है। तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अमोनियम क्लोराइड है, यह स्वयं लवणीय प्रकृति का होता है, और लवण भी किस प्रकार का होगा, यह अम्लीय प्रकृति का लवण होगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का निर्माण है वो किससे होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उनसे ये लवण है वो बनता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न लिखते हैं, H2 + Cl2 और यहाँ बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ है क्या पूछा है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देखना, हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ये जो क्लोरीन है यह ऋण विद्युतीय तत्व है, और इस ऋण विद्युतीय तत्व के साथ हाइड्रोजन संयोग कर रहा है। उत्पाद में आप देखो कि हाइड्रोजन के साथ ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन जुड़ गया है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो गया। तो ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग किसके साथ हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। तो इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। तो H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन हो जाएगा ब, ऑप्शन हो जाएगा ब, ठीक है, ऑप्शन ब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो गलत कथन है वो पूछा है। यहाँ देखो आप कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ, लेड ऑक्साइड PbO प्लस लेड ऑक्साइड की क्रिया C यानी कार्बन से करवाई तो लेड व कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो इस अभिक्रिया में देखो आप कि एक तो लेड ऑक्साइड है PbO, इससे उत्पाद में लेड ही बन गया, यानी Pb ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। तो PbO क्रियाकारक में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और उत्पाद में केवल Pb बचा है, यानी इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन का त्याग होता है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, यानी लेड ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, अपचयन। और यहाँ देखना, ये कार्बन है क्रियाकारक में, इससे क्या बन गया, उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन के साथ में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है और लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ये दो बातें हैं सही। और इसके बाद बाकी यहाँ पूछा है असत्य कथन, तो गलत कौन सा है। देखो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। सीसा अपचयित हो रहा है, ये गलत है। अपचयित तो लेड ऑक्साइड हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रही है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो पहला और दूसरा कथन है ये गलत है। तो ये दोनों किस में है, वही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। देखना आप ए में 1 नंबर और 2 नंबर दे रखे हैं, ये गलत है। तो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ। इसके बाद है नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 5 देखना। प्रश्न नंबर 5 है, अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al उत्पाद में Al2O3 +
2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया में देखो आप, आयरन ऑक्साइड है, उसकी क्रिया एल्यूमिनियम से करवा रहे हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन रहे हैं। तो इसमें आप देखो कि क्रियाकारक में जो एल्यूमिनियम है यह इस आयरन ऑक्साइड के आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो ये एल्यूमिनियम है, इस आयरन को यहाँ से विस्थापित कर देता है और एल्यूमिनियम आयरन की जगह आ जाता है, जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन जाता है। यानी एल्यूमिनियम Fe का विस्थापन कर रहा है, तो यह हो गई विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर द। तो ये किस प्रकार की हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोह चूर्ण, लोहे का सूत्र क्या है? Fe, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। तो यहाँ लोहा धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, धातु की क्रिया अम्ल से करवाने पर एक तो बनेगा लवण और प्लस गैस निकलेगी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तो देखना लवण कौन सा बनेगा? Fe पर प्लस है, कि धातु है, उनकी अम्लों से क्रिया करवाते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो Fe है, H पर प्लस है, Cl पर माइनस है, ये Fe क्या करेगा? इस H को विस्थापित कर देगा। Fe की संयोजकता होती है 2 और Cl की संयोजकता होती है 1। तो सूत्र क्या बनेगा? FeCl2 प्लस H2, और फिर अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या हुआ? एक तो बना आयरन क्लोराइड और एक बना हाइड्रोजन गैस। तो वही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। और बाकी सब हो जाएंगे गलत, क्योंकि हमने अभिक्रिया करा के देख ली, तो इसमें आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, समझना उसको। अभिक्रिया वनस्पति तेल प्लस H2 और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी में उत्प्रेरक वर्धक है। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या करते हैं? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेरक जो निकल है, इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए Cu का उपयोग किया जाता है, Cu कॉपर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कॉपर ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉपर। ये कॉपर डालने पर निकल की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो कॉपर क्या हुआ? उत्प्रेरक वर्धक हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया Zn प्लस CuSO4 यानी जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से करवाई, तो ZnSO4 प्लस Cu यानी जिंक सल्फेट और कॉपर बना। इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? देखना, ऑक्सीकरण का मतलब होता है वह पदार्थ जो उत्पाद में जाकर ऑक्सीजन से क्रिया कर ले, वहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिंक है, देखो वैसे ये विस्थापन अभिक्रिया भी है, जिंक Cu को हटा रहा है और Cu अलग निकल रहा है, तो जिंक सल्फेट और Cu बन गया। इस अभिक्रिया में देखो कि Zn है, उत्पाद में ZnSO4 में बदल गया, यानी Zn के साथ कौन? ऑक्सीजन जुड़ गया, साथ में SO4 है जिसमें ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये पूछा है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ब, जिंक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। NH4Cl के विलयन की pH होगी, अमोनियम क्लोराइड के विलयन की pH होगी। तो जो अमोनियम क्लोराइड है यह स्वयं एक लवण है। लवण का निर्माण अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से होता है, और जो लवण होते हैं वो अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर लवण अम्लीय होगा तो उसकी pH 7 से कम होगी, लवण क्षारीय होगा तो pH 7 से अधिक होगी, और उदासीन होने पर लवण की pH 7 होगी। यहाँ पर लवण की pH किस पर निर्भर करती है? लवण, इसका निर्माण जिन अम्लों और क्षारों से हुआ है उनमें कौन प्रबल या दुर्बल है, उन्हीं के अनुसार इनकी pH होती है। तो अमोनियम क्लोराइड के विलयन की pH हमसे पूछी है, तो अमोनियम क्लोराइड, इसको आवेशित करो, NH4 है, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl पर आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक। तो अमोनियम है, यह नाम आया है क्षार से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है NH4OH। ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
और Cl है, इस पर माइनस का चार्ज है, तो अम्ल जो होते हैं उन पर प्लस का आता है, तो वो बन गया अम्ल। इससे कोई अम्ल बनाओ Cl से तो HCl बन गया। यानी NH4 से हमने एक क्षार बनाया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, और Cl से अम्ल बनाया तो HCl बना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल HCl की क्रिया से अमोनियम क्लोराइड और जल बनता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl हैं, इनमें कौन प्रबल है? तो इनमें प्रबल कौन होता है? HCl प्रबल अम्ल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। तो इनमें HCl प्रबल अम्ल होने के कारण जो कोई प्रबल होता है लवण वैसा ही हो जाता है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है यह लवण है, और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? HCl के कारण अम्लीय, और pH हो जाएगी 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर ब है, बिल्कुल सही उत्तर है, 7 से कम। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न है वो करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? लोहे का चुंबक बनना, तो लोहा है उससे चुंबक बनती है, यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः चुंबक है उससे लोहा बन जाता है। तो यह भौतिक परिवर्तन है, और हमसे पूछा है भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ए तो नहीं आएगा। फिर है कार्बन के जलने पर CO2 बनना। कार्बन है उसकी क्रिया जब हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि कार्बन जैसे कोयले में कार्बन होता है, और कोयले की क्रिया ऑक्सीजन से करवा दे या यूँ कहे कोयले को जला दे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड यह नया पदार्थ है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन ये पहले के पदार्थ हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से वैसे भी पुनः कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बनती, इसका मतलब यह रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ हो गया कार्बन के जलने पर CO2 का बनना, तो ये ऑप्शन सही आएगा। बाकी सभी गलत हैं, ये भी गलत है। 6 नंबर, नौसा दर जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, इसका ऊर्ध्वपातन होना। देखो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और गैसीय अवस्था से द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो उस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नौसादर है, आयोडीन है, ये कपूर है, ये ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यह भी भौतिक परिवर्तन है। शक्कर का जल में विलय, शक्कर को जल में घोल दे तो जल में उड़ जाती है, और परिवर्तन का कारण हटा दे तो पुनः शक्कर प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसको गर्म कर कर। तो यह भी भौतिक परिवर्तन है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ब, कार्बन के जलने पर CO2 का बनना। नेक्स्ट प्रश्न है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है ये। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखिए। तो यहाँ हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। जब लेड नाइट्रेट को उष्मा यानी गर्म किया तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बने। देखो लेड नाइट्रेट है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। जब इसको उष्मा दी तो लेड ऑक्साइड बना, यह ठोस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन गैस है। यह अभिक्रिया अपघटन या विखंडन या वियोजन प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें देखो आपकी एक क्रियाकारक एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो इसको रासायनिक रूप में संतुलित करना है। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अपना पहला नियम क्या है? क्रियाकारक, ये क्रियाकारक और ये उत्पाद, इनमें उस तत्व का चयन करते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु होते हैं। तो ये देखो आप, Pb1 है, नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है, और O3 फिर ट्वाइस लगा है तो ऑक्सीजन कितने हो गए? इन 3 को इन 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, यानी क्रियाकारक में ऑक्सीजन 6 है। ठीक, और उत्पाद में ऑक्सीजन आप चेक करो, 1 2 3 और 2 5, तो यहाँ है 5 और यहाँ हो गए 6। तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे? इधर 6 हैं, इधर 5, तो इनको पहले सम में बदलेंगे। सम में यानी यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये जो Pb है इसके भी अपन कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 लगाते ही ऑक्सीजन देखो आप, 2 2 2 4 और 2 6 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गए। पर हमने जैसे ही यहाँ 2 लगाया तो Pb भी 2 हो गया, और यहाँ Pb आप देखो कितना है? 1। तो अब अपन संतुलित करने के लिए क्या करेंगे?
या इस पीबी के भी हमें 2 अंक है वो लगाना पड़ेगा। कितना लगेगा पीबी के, थोड़ा और इसको जूम करके देखते हैं। पीबी के भी यहाँ पर 2 अंक लग जाएगा। ये अभिक्रिया है पहले से अच्छे से प्रदर्शित नहीं की हुई इनकी, तो इस पीबी के भी क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक, पीबी के 2 लगते ही आप देखो बाकी के तत्व हैं वो भी बढ़ गए हैं। पीबी के 2 लग गया है यहाँ पर, कितना 2 लग गया है, अपन लिख नहीं पा रहे हैं अच्छे से। 2 लगते ही यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या देखो आप कितनी हो गई, 2 लगते ही नाइट्रोजन 2 तो ये 2 दूनी 4, नाइट्रोजन हो गई 4, और यहाँ पर नाइट्रोजन 2, तो इनको भी हम क्या करेंगे फिर 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करते ही ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12, और यहाँ ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 और 2 12। यानी अब आप देखना अभिक्रिया लगभग संतुलित है। इस पीबी के अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, जो पहले लगा दिए थे अपन ने 2 लगा दिए थे। इधर भी पीबी कितना हो गया था, 2 हो गया था। 2 इधर क्रियाकारक में पीबी के 2 लगाते ही नाइट्रोजन कितने हो गए थे, 4 हो गए थे, क्योंकि 2 लगाने पर 2 तो ये और 2 स्क्वायर कोष्ठक के बाद 2 देखें 2 दूनी 4। यहाँ नाइट्रोजन है इसके भी हमने 4 लगा दिए। जैसे ही नाइट्रोजन के यहाँ हमने 4 लगाए तो ऑक्सीजन O2 लिखा था तो ये 4 इससे गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन तो ये, और 2 ये 10 और 2 ये 12 हो गए ऑक्सीजन। और यहाँ देखना O3 है, 3 को इस 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 को इस 2 से करो, 6 दूनी 12। तो अब अभिक्रिया है वो पूरी तरह संतुलित है। तो इसी रूप में लिखना है, यानी ये अभिक्रिया किस प्रकार होगी मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, यहाँ देख लो। 2Pb कोष्टक NO3 का होल ट्वाइस, इधर ऊष्मा, फिर इधर आएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। इस प्रकार लिखना, ये पहले ऐसे ही लिखी हुई थी, संतुलित पूर्ण रूप से नहीं की हुई थी अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि उसका ऑक्सीकरण न हो सके। तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं होगा और चिप्स काली नहीं पड़ेंगी, लंबे टाइम तक उनको सुरक्षित रखा जा सकेगा। नेक्स्ट है, अपघटनीय अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी कारक लिखिए। तो अपघटन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। ताप अपघटन में जो क्रियाकारक है उसको ताप देने पर वह अपघटित हो जाएगा। ताप अपघटन का आपने किया भी था पहले के वीडियो में उदाहरण, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। विद्युत अपघटन में जल है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2 और O2 में अपघटित हो जाता है। प्रकाश अपघटन में अपने HBr था वो लिया था कि उसको प्रकाश देने पर वह H2 और Br2 में अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखना क्या पूछा है इसमें, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट देखो यह अपघटन प्रकार की अभिक्रिया होगी यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट की। यह क्रियाकारक 1 है और उत्पाद 1 से अधिक, यहाँ गर्म लिखा है भाई, गर्म। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र है KClO3। जब इसको गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन सी गैस, तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड तो लवण है। नेक्स्ट है प्रश्न, Pb यानी सीसा है प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड की, Pb और कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया हुई तो PbCl2 यानी लेड क्लोराइड बन गया प्लस कॉपर अलग हो गया। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ देखना Pb और CuCl2, Pb है यह Cu से अधिक क्रियाशील होने के कारण PbCu को यहाँ से विस्थापित कर देता है, तो बन गया PbCl2 प्लस Cu। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक तो हो गई है विस्थापन अभिक्रिया क्योंकि PbCu को विस्थापित कर रहा है, दूसरा हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स कैसे, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ हो रही है। Pb है यह उत्पाद में किस में परिवर्तित हो रहा है, PbCl2 में। ठीक,
Cl जो क्लोरीन है यह ऋण विद्युतीय तत्व है और Pb इस ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग कर लेता है, PbCl2 बन जाता है। तो यहाँ तो हो गया इसका ऑक्सीकरण। और यहाँ देखना कॉपर क्लोराइड है, इसमें जो क्लोरीन है यह ऋण विद्युतीय तत्व है, इसका उत्पाद में त्याग हो जाता है और CuCl2 से केवल Cu बच पाता है। ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग तो वहाँ होता है अपचयन। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं साथ साथ हो रही है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम का सूत्र है Mg। जब इसको वायु में जलाएंगे, वायु का मतलब वायु में क्रियाशील गैस जो ऑक्सीजन है उसी की उपस्थिति में यह जलता है। मैग्नीशियम है उसको वायु में जलाएंगे यानी मैग्नीशियम की क्रिया O2 से करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसका सूत्र है MgO। फिर इसको संतुलित कर लेते हैं, क्रियाकारक में ऑक्सीजन 2, उत्पाद में MgO में ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ 2 लगा दिया और Mg2, 2Mg + O2 2MgO। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होता है या अपचयित। अब इसमें देखना, इसी ऊपर वाली अभिक्रिया से समझ लेते हैं कि Mg क्रियाकारक में था और उत्पाद में बन गया MgO, यानी Mg ने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली तो Mg का हो गया ऑक्सीकरण। तो कहेंगे अपन कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 है, वो लेते हैं अपन अब। प्रश्न नंबर 8 है, CH4 + O2 यानी मेथेन है, उसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। तो मेथेन का ऑक्सीकरण हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गए। तो पूछा है कि इसका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा। तो देखना, इसी ऊपर वाली अभिक्रिया में हम देख लेते हैं। पहले नियम क्या कहते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें क्रियाकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान हो। तो इसमें H4 H है 2, तो अपन देख पा रहे हैं कि अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करेंगे जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इस अभिक्रिया में देखो कि क्रियाकारक और उत्पाद में कौन सा परमाणु है जिसकी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ H है हाइड्रोजन, क्रियाकारकों में 4 दे रखा है और उत्पाद में हाइड्रोजन कितना दे रखा है 2। तो जिधर 4 दे रखा है तो जिधर कम है अपन उसको उसके बराबर करेंगे, अधिक के बराबर कर देंगे। यानी यहाँ 4 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 करना पड़ेगा। तो इस 2 को कितने से गुणा करें हम कि 4 हो, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 लगेगा। तो 4 2 जो अपन लिखेंगे वो पूरे सूत्र के पास ही लिखा जाएगा। जैसे H2O है तो H2O के यहाँ पर 2 लगा देंगे पहले, ठीक। अब जैसे ही हमने 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गए क्योंकि 2 दूनी 4 पर ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2, पहले 1 था ये भी 2 हो गया, प्लस O2 है इसमें 2 और ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीजन कितने हो गए 4। अब यहाँ क्रियाकारक में ऑक्सीजन देखना, यहाँ 2 ही है तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 2 लगा देंगे, इधर भी ये 2 लग गए। तो अब ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, कार्बन 1, यानी यह अभिक्रिया अब संतुलित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N2 तथा H2 की अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस है क्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बना रही है। तो यहाँ देखना आप कि सबसे पहले अपन ने लिख दिया N2 + H2 NH3, फिर उसमें देखा कि H कितने हैं उत्पाद में 3 और यहाँ क्रियाकारक में पहले H थे 2। तो या एक तरफ जब 3 होते हैं एक तरफ 2 होते हैं क्रियाकारक और उत्पाद में, तब उनको विपरीत से गुणा कर लेते हैं। यानी ये 3 थे तो यहाँ ये NH3, तो ये विपरीत से गुणा 3 से कर लिया, इसको 2 से कर लिया। अब देखना हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, यानी यह अभिक्रिया अब संतुलित हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हुई है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जब इसको बुझाने के लिए जल में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है।
जिसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, बुझा हुआ चूना। तो यह ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। आपने देखा भी होगा कि हम सफ़ेदी करने के लिए बाज़ार से बिना बुझा हुआ चूना लेकर आते हैं, जिसका सूत्र CaO है। फिर इसको बुझाने के लिए जल में डालते हैं, यानी विलयन बनाने के लिए। तो इनकी काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया होती है, बुदबुदाहट निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यह ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। साथ ही इसे संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। कॉपर से अधिक 3 सक्रिय धातुओं के नाम लिखिए। Cu है सक्रियता श्रेणी में, उससे अधिक तो अपन कोई भी 3 लिख सकते हैं, जैसे K भी लिख सकते हैं पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम। तो कोई भी लिख सकते हैं अपन। यहाँ आयरन लिखा है, जिंक और मैग्नीशियम। जो सक्रियता श्रेणी है उसका आगे का प्रश्न है, उसमें हम देखेंगे और डिटेल से। K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Se Ag Au। ये जो मैंने क्रम बताया है तत्वों का, धातुओं का, यह क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है अभिक्रिया H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड Br2 H2S प्लस Br2 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर देखना कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। तो इधर ब्रोमीन है, उसका अपचयन हो रहा है। ब्रोमीन है वो किससे संयोग कर लेता है, हाइड्रोजन से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ब्रोमीन है उसका अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, वो करते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए संगमरमर को ही चूने का पत्थर भी हम कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे चौंक का सूत्र पूछा जाए तब भी यही होगा, CaCO3। संगमरमर का भी यही होगा, चूने के पत्थर का भी यही है, CaCO3। आगे है Zn Pb तथा Cu की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो इन तीनों धातुओं में सर्वाधिक क्रियाशील Zn है तीनों में। तो Zn उससे कम Pb है, सीसा उससे कम कॉपर है। तो इन तीनों का ही क्रम पूछा है। वैसे और भी होता है, जैसे मैंने बताया सबसे क्रियाशील है K, फिर Na सोडियम, उससे कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक Zn, फिर Fe लोहा, फिर Pb सीसा, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg मरकरी, Au आयरन सोना और Pt Ag था। Hg के बाद Ag और होता है चांदी, फिर Au, फिर Pt है। इस प्रकार तो ये धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एंजाइमों का संगठन तथा विशेषता बताइए। एंजाइम कैसे होते हैं। जितने भी एंजाइम हैं वो जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन के बने हैं, नाइट्रोजन पाया जाता है और भिन्न भिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं। याद रखना ये एंजाइम सजीवों में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कौन सी दो अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उनमें एक तो अग्र अभिक्रिया चलेगी और एक प्रतीप अभिक्रिया चलेगी। यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसका निशान भी इस प्रकार का होता है, ये आगे वाला इसका मतलब अग्र है और इसका मतलब पश्च है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्रियाकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद पुनः क्रियाकारकों में परिवर्तित होते जाते हैं। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है, तो इसलिए यहाँ पर अग्र अभिक्रिया और प्रतीक अभिक्रिया है वो साथ साथ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। एक जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। देखो जैव रासायनिक का मतलब जीवों में होने वाली अभिक्रिया,
हम यानी हमारे शरीर में जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण पूछा है कि जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है। तो यहाँ हो जाएगा रक्त में, अपने रक्त में जो हीमोग्लोबिन है वह CO2 और O2 है उसका वहन करता है। तो यह दोनों दिशाओं में चल रहा है अपने। जैसे रक्त में ऑक्सीजन है, यह शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक जाती है और शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड है और रक्त द्वारा आती है। तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, उत्प्रेरक वर्धक का एक उदाहरण दीजिए। देखो, उत्प्रेरक वर्धक का मतलब जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है वह उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा Cu, कॉपर यानी तांबा। जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है तो निकल उत्प्रेरक का उपयोग होता है। हाइड्रोजनीकरण तो करवाया ही जा रहा है वनस्पति तेल का, निकल उत्प्रेरक यहाँ डाला जाता है। तो इस निकल के साथ कॉपर और डाल दिया जाता है ताकि यह निकल है इसकी क्रियाशीलता और अधिक बढ़ जाए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो धातुओं की जो क्रियाशीलता थी उसका जो क्रम है उसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मैंने जो ऊपर सक्रियता श्रेणी बनाई थी इसमें सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी हुई, पोटेशियम के, और सबसे कम क्रियाशील Pt, प्लेटिनम जिसे कहते हैं। वैसे प्लेटिनम कठोरतम धातु है पर क्रियाशील सबसे कम है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण धीमी गति से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, वो भौतिक परिवर्तन है। क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बन जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, तो यह भौतिक परिवर्तन है कि ठोस से द्रव आ गया और भौतिक गुण है वो ठोस था, ये द्रव है, फिर द्रव से वापस ठोस भी बन जाता है। तो रासायनिक गुण सेम रहते हैं इनके, तो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, दूध से दही बनना तथा तैयार सब्जी का कुछ घंटों बाद खराब होना किस प्रकार का परिवर्तन है। यहाँ देखो, दूध से दही बनना यह रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध है और दही अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं इनमें। दूध में जब निवेशी द्रव या जावन डाला जाता है तो दही बन जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल होता है जिससे यह बहुत अधिक खट्टा होता है दूध की तुलना में। और सब्जी है वो ख़राब हो जाती है, उसमें भी क्या है, जीवाणु वगैरह अपघटन कर देते हैं, तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट नीले रंग के विलयन में, कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलयन है, उसमें जिंक के टुकड़े डालने पर नीला रंग लुप्त हो जाता है, कारण दीजिए। देखो क्या कारण है, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में हमने क्या डाला, जिंक यानी Zn, और किस में डाला, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। तो जो जिंक के टुकड़े डालते ही ये जिंक है यह कॉपर सल्फेट के कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे नया पदार्थ जिंक सल्फेट बन जाता है। इससे विलयन का रंग बदल जाता है और नीला रंग लुप्त हो जाता है, क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट था, जैसे ही जिंक डाला तो अब नया पदार्थ बन गया जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट बनते ही विलयन का रंग है वो बदल जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण तथा अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा का मतलब है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। तो इसका उत्तर करते हैं अपन, ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा। ऑक्सीकरण लेते हैं सबसे पहले। ऑक्सीकरण में देखना क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और यही तत्व, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उसे अपचयन कहते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक तत्व है सोडियम, ठीक, तो सोडियम है 11 नंबर का तत्व है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम है उस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इस पर आ जाएगा Na+1।
प्लस इलेक्ट्रॉन लिख दिया, जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है वो यहाँ प्रदर्शित कर दिया। तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई क्योंकि इसमें तत्व है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इसी प्रकार अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, उसमें तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे Cl है क्लोरीन, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाह्यतम कोश यानी अष्टक पूर्ण होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उत्पाद में क्या आ जाएगा, Cl-। तो यह हो गई अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है अपचायक किसे कहते हैं। देखो, अपचायक का मतलब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसी पदार्थ को अपचायक कहते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ, अपचायक का मतलब अपचयन करने वाला, किसका, दूसरे पदार्थ का अपचयन करने वाला पदार्थ है वो अपचायक कहलाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और वह क्या करेगा, दूसरे पदार्थ का अपचयन कर देगा, तभी इसे कहते हैं अपचायक। ठीक है, वह पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तभी उसका ऑक्सीकरण होगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसे दूसरा पदार्थ ग्रहण कर लेगा, उस पदार्थ का अपचयन हो जाएगा। तो अपचायक का मतलब अपचयन करने वाला, किसका, दूसरे, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है अपचायक कहलाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। इसी के अनुसार परिभाषा हुई, ऑक्सीकारक यानी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करने वाला। तो स्वयं का क्या हो गया, अपचयन। वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है, या यूँ कह सकते हैं वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, किसके, किसी दूसरे पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो इनका तो हो गया अपचयन। और दूसरा पदार्थ है उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा तभी तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो उनका क्या हो गया, इनका तो अपचयन और उन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो गया। ये थे आज के वीडियो के प्रश्न। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।